गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जेएनसी के इस अमेजिंग डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल अपना बायोमोलिक्यूल चैप्टर और आज का अपना ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर का लास्ट सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये एमसीक्यू। आप लोगों ने अगर कल वाला सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा कल हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। कल हम लोग इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ग्लूकोज रिएक्ट विद टोलेंट रिएजेंट टू गिव अ डेरिवेटिव ऑफ। आपको पता है कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ग्लूकोज अगर टोलेंट समीकरण के साथ में अभिक्रिया करे तो क्या प्रोड्यूस करेगा। ये आपका कल का क्वेश्चन था ना। अगर आप लोगों ने कल की क्लास देखी है तो लास्ट क्वेश्चन ये वाला था। अब देखो, आप लोगों से मैंने टोलेंट रिएजेंट का फॉर्मूला भी पूछा था कल और आप में से काफी सारे लोगों ने सही जवाब दिया था इसका कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या कहते हैं, टोलेंट रिएजेंट कहते हैं। AgNO3 के साथ में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टोलेंट रिएजेंट होता है। अब ये टोलेंट रिएजेंट आपका जब रिएक्शन करेगा किसके साथ में, अब ये आपका रिएक्शन करेगा जब टोलेंट रिएजेंट ग्लूकोज के साथ में, तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज के साथ में जैसे ही रिएक्शन करेगा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो इसका कौन सा पार्ट, ये जो इसका एल्डिहाइड वाला पार्ट है, CHO वाला पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO वाला पार्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, COH में। तो इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए आज की सीरीज आपकी स्टार्ट होगी इस वाले क्वेश्चन से। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आंसर देना। क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन की डिमांड है, क्या आपको डाटा गिवन है। तो देखो क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एमिनो एसिड। आज हमने स्टार्ट कर लिया है एमिनो एसिड को। आपको बताना है एमिनो एसिड के रिगार्डिंग कौन सा कथन गलत है। ये है आपके सामने ऑप्शंस। ऑप्शन ए है दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल प्रोटीन्स, क्या वे सारे प्रोटीन से बने हुए होते हैं। उसके बाद में भी है एलेनिन हैविंग वन एमिनो एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो आपके पास में एलेनिन एमिनो एसिड होता है, क्या एलेनिन में एक एमिनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। उसके बाद में भी है आपके सामने मोस्ट नेचुरली अक्रिंग एमिनो एसिड हैव डी कॉन्फ़िगरेशन, क्या आपके पास में जो मोस्टली जो अपने पास में क्या होते हैं, मोस्टली अक्रिंग मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले एमिनो एसिड है, उनका जो विन्यास है, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्या उनका विन्यास डी कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, क्या ये बात सही है। या डी ऑप्शन है आपके सामने, ग्लाइसिन इज द ओनली नेचुरली अक्रिंग एमिनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। आपके पास में जो ग्लाइसिन एमिनो एसिड होता है, जो कि सबसे बेसिक सबसे सिंपलेस्ट अपने पास में एमिनो एसिड ग्लाइसिन होता है, क्या आपका ग्लाइसिन एमिनो एसिड नेचुरली अक्रिंग एमिनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या ये आपका प्राकाशिक अक्रिय एमिनो एसिड होता है, क्या आपका ग्लाइसिन प्राकाशिक अक्रिय अमीनो एसिड है, क्या ये बात सही है। तो आपको क्या करना था, आपको गलत स्टेटमेंट का चयन करना है, कौन सा गलत है। आप ध्यान से सारे क्वेश्चंस सारे ऑप्शंस को पढ़ोगे तो इजीली एलिमिनेट कर सकते हो कौन सा गलत है। अगर आप डी वाले को देखो, ग्लाइसिन इज द ओनली नेचुरली अक्रिंग एमिनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। सॉरी, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने पास में जो ग्लाइसिन होता है इसमें कायरल कार्बन नहीं होता है, एक NH2 ग्रुप होता है, एक COH ग्रुप होता है और एक आपका हाइड्रोजन होता है, और R ग्रुप की जगह भी आपका क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर एक प्रकार का ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं है। आपने जब आइसोमेरिज्म पढ़ी होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपने देखा होगा एक कंडीशन होती है, अगर किसी कंपाउंड के पास में कायरल सेंटर है तो ही वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, नहीं तो आपका वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये वाला इस वाले के पास में ग्लाइसिन के पास में क्या नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर नहीं होने की वजह से क्या है, कायरल सेंटर नहीं होने की वजह से आपका ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो यहाँ पर ये वाला तो सही है। उसके बाद में सी को देखो, मोस्ट नेचुरली अक्रिंग एमिनो एसिड्स हैव डी कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोस्ट नेचुरली अक्रिंग एमिनो एसिड जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से एमिनो एसिड है, उनकी जो फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म होती है, डी फॉर्म होती है, ना कि एल। सॉरी, इनकी जो फॉर्म है कौन सी होती है, एल फॉर्म में एल कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। यहाँ पर आपका एल कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, किसका, एल विन्यास पाया जाता है।
एमिनो एसिड का, जो कि मोस्टली अक्रिंग होते हैं, नेचुरली अक्रिंग होते हैं। ये इसका आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इसको ध्यान से देखो, एलेनिन हैविंग वन एमिनो एंड वन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि एलेनिन क्या है, अपने पास में एक न्यूट्रल एमिनो एसिड है। आपको पता है एक होते हैं तीन कैटेगरी में, इनको एसिडिसिटी, बेसिसिटी और न्यूट्रल न्यूट्रल एमिनो एसिड, इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो आपके पास में एसिडिक एमिनो एसिड होते हैं उनमें एक COH ग्रुप एक्स्ट्रा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्स्ट्रा होता है। जो आपके पास में बेसिक एमिनो एसिड होते हैं उनमें एक NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा होता है। और जो आपके पास में न्यूट्रल, जो अपने पास में न्यूट्रल कौन होते हैं एमिनो एसिड, न्यूट्रल एमिनो एसिड में आपके दोनों पार्ट एक एक होते हैं, एक ही एमिनो एसिड होता है और एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये वाला भी सही है। उसके बाद में ए में आपको दे रखा है, दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल प्रोटीन्स, वे सारे प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही है, मतलब सारे प्रोटीन्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो आपका सी आंसर गलत है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट में आपसे पूछा है, विच वन ऑफ द एमिनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। आपको पता है एक अपने पास में जो एमिनो एसिड है इनको असेंशियल और नॉन असेंशियल में कैटेगराइज किया गया है। एक तो होते हैं अपने पास में आवश्यक अमीनो अम्ल और एक अपने पास में होते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। कौन सा अमीनो एसिड शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है, शरीर में संश्लेषित कौन किया जा सकता है, आपको बताना है, एलिनिन, लाइसिन, वेलिन या फिर हिस्टिडीन। इसका आंसर जल्दी से बताइए, कौन सा अमीनो अम्ल आपका शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है, किसका फॉर्मेशन बॉडी में हो सकता है, एलिनिन का, लाइसिन का, वेलिन का या फिर हिस्टिडीन का। तो देखो अगर हम देखें एमिनो एसिड को दो कैटेगरी में, असेंशियल में और नॉन असेंशियल में, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो अपने पास में कितने एमिनो एसिड होते हैं, अपने पास में टोटल 20 एमिनो एसिड होते हैं। ये आपके पास में 20 एमिनो एसिड हो गए। अब इस 20 एमिनो एसिड में से 10 तो कौन से होते हैं अपने पास में, असेंशियल एमिनो एसिड, और 10 होते हैं अपने पास में नॉन असेंशियल एमिनो एसिड। 10 कौन से हो गए, असेंशियल, और 10 हो गए अपने पास में नॉन असेंशियल एमिनो एसिड, आवश्यक और अनावश्यक। असेंशियल को क्या कह सकते हैं हम हिंदी में, आवश्यक अमीनो अम्ल, और नॉन असेंशियल को हम क्या कह सकते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल। ये अपने पास में कितने होते हैं, 10-10 होते हैं, और टोटल अपने पास में 20 एमिनो एसिड होते हैं। अब देखो आवश्यक कौन होते हैं और अनावश्यक कौन होते हैं। तो आवश्यक वे एमिनो एसिड होते हैं जिनका फॉर्मेशन क्या नहीं होता है, जिनका फॉर्मेशन बॉडी में नहीं होता है, जिनको हमें बाहर से लेना पड़ता है। ऐसे एमिनो एसिड जिनका फॉर्मेशन बॉडी के अंदर नहीं होता है, उनको हमें बाहर से लेना पड़ेगा, मतलब वेजिटेबल के थ्रू लेना पड़ेगा, फ्रूट्स के थ्रू लेना पड़ेगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे असेंशियल एमिनो एसिड। और ऐसे एमिनो एसिड जिनका फॉर्मेशन बॉडी के अंदर हो जाता है, ऐसे एमिनो एसिड जो क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर बन जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम अनावश्यक एमिनो एसिड कहते हैं। अब देखो अनावश्यक आपको क्या करना है, दोनों 10-10 होते हैं ना, तो आपको केवल आवश्यक ही याद करने हैं, बाकी ऑप्शन आप इजीली एलिमिनेट कर दोगे। क्वेश्चन में 20 में से आपको 20 के 20 याद नहीं करने, सिर्फ आप 10 याद कर लीजिए, कौन से, असेंशियल वाले। अब मैं आपके 10 आवश्यक एमिनो एसिड लिख रही हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आवश्यक कौन से होते हैं। पहले तो क्या बात याद रखनी है आवश्यक अमीनो एसिड की, इनका फॉर्मेशन बॉडी के अंदर नहीं होता है, पहली बात आपको ये याद रखनी है। उसके बाद में कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, टोटल अपने पास में 10 एमिनो एसिड आवश्यक होते हैं। सबसे पहला आपका होता है थ्रियोनिन, कौन सा, थ्रियोनिन। दूसरा होता है ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन के बाद में ट्रिप्टोफैन। उसके बाद में होता है फेनिल एलेनिन। उसके बाद में होता है हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन के बाद में होता है ल्यूसिन। ल्यूसिन के बाद में होता है आर्जिनिन। आर्जिनिन के बाद में होता है वेलिन।
वेलिन के बाद में होता है लाइसिन। याद रखना लाइसिन और ल्यूसीन दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों ही आवश्यक एमिनो एसिड हैं। और लास्ट में होता है मिथ्योनिन। ये आपके टोटल कितने, टोटल आपके 10 कितना क्या हो गए, 10 आपके पास में आवश्यक एमिनो एसिड हो गए। थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, फेनिलएलनिन, उसके अलावा फेनिलएलनिन के अलावा हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, आर्जिनिन, वेलिन, लाइसिन, मिथ्योनिन। अब आप खुद से देख लो किसका एमिनो एसिड, कौन से एमिनो एसिड का फॉर्मेशन शरीर में किया जा सकता है। आप देखो यहाँ पर आपको कहीं एलेनिन दिख रहा है क्या? एलेनिन, एलेनिन नहीं है, मतलब इसका नहीं किया जा सकता है। बाकी को चेक कर लो आप खुद। लाइसिन है क्या? लाइसिन आपका ये रहा, लाइसिन है, बिल्कुल है। वेलिन है क्या? ये रहा आपका वेलिन, आवश्यक एमिनो एसिड है। हिस्टिडीन, हिस्टिडीन भी आपका आवश्यक है, ये रहा हिस्टिडीन। नीचे वाले तीनों आपके क्या है? आवश्यक एमिनो एसिड है, क्योंकि इनका फॉर्मेशन शरीर के अंदर नहीं होता है। आप इनको याद कर लीजिए। एक बार क्या करना है आपको, इन 10 के 10 आवश्यक एमिनो एसिड को याद कर लेना है, बाकी आपको अनावश्यक को याद नहीं रखना है। आप इजीली बाकी वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे। इतना ही याद रखना है, टोटल 20 होते हैं, 20 में से 10 तो असेंशियल होते हैं और 10 आपके नॉन असेंशियल होते हैं। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर करोगे अभी आप लोग। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। द अल्फा एमिनो एसिड विच कंटेन्स द एरोमेटिक साइड चेन। ऐसा कौन सा अल्फा एमिनो एसिड है जिसमें क्या हो, एक एरोमेटिक चेन हो। ये है आपके सामने ऑप्शंस। एरोमेटिक के बारे में बताना है, कौन सा एरोमेटिक होगा। ऑप्शन ए प्रोलिन, ऑप्शन बी टायरोसिन, ऑप्शन सी वेलिन और ऑप्शन डी है सेरिन। कौन सा एक एरोमेटिक साइड वाला एमिनो एसिड है? प्रोलिन है, टायरोसिन है, वेलिन है या फिर सेरिन है? जल्दी से आंसर करिए सभी बच्चे। कौन सा आपका एरोमेटिक, जिसमें मतलब जिसकी स्ट्रक्चर में एक एरोमेटिक रिंग होती है। तो देखो आप इसको कैसे याद रखोगे। आपने देखा है ना, एरोमेटिक में क्या होता है, एक प्रकार का ऐसे मतलब एरोमेटिक में क्या होगा आपके पास में, एक बेंजीन रिंग होगी। अब बेंजीन रिंग कैसी है आपके पास में, इस प्रकार की साइक्लिक है। और आपको पता है, आपको आपने टायर भी देखा होगा, टायर की भी स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक प्रकार से जैसे इसको हम कह सकते हैं साइक्लिक होती है। तो आपको याद रखना है टायरोसिन कैसा होता है, टायरोसिन आपका साइक्लिक होता है। इस वाले का आपके बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। टायरोसिन इज एरोमेटिक, इज एन एरोमेटिक साइड चेन एमिनो एसिड। टायरोसिन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी सा है। द नंबर ऑफ एमिनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल कितने हैं? आप सभी को अच्छी तरीके से पता है प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। प्रोटीन अपने पास में एक पॉली होता है, पॉलीमर होता है, जबकि अमीनो एसिड अपने पास में मोनोमर इसकी यूनिट्स होती है, मोनोमेरिक यूनिट्स या फिर इसकी एकलक इकाइयां होती हैं। बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक एमिनो एसिड ये हो गया, ये हो गया एक एमिनो एसिड, ये हो गया एक एमिनो एसिड। इस प्रकार से इनफाइनाइट बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका बना सकते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। अब आपको बताना है क्या, द नंबर ऑफ एमिनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पर हम कितने एमिनो एसिड ले ताकि प्रोटीन का निर्माण हो जाए। आपको याद होगा, अगर आप सेशन के स्टार्टिंग से जुड़े हुए हो तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस कर रखा है। पहला ऑप्शन है आपके पास में 20, दूसरा है 25, तीसरा है 10 और ऑप्शन डी में आपको दे रखा है 100। क्या आपने पास में 100 एमिनो एसिड की जरूरत होगी, क्या आपके पास में 10 एमिनो एसिड की जरूरत होगी, या आपके पास में 20 एमिनो एसिड की जरूरत होगी, या आपके पास में 25 एमिनो एसिड की जरूरत होगी? कितने एमिनो एसिड होते हैं बताइए जल्दी से। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो देखो हमने स्टार्टिंग में क्या बात की थी, टोटल अपने पास में कितने 20 एमिनो एसिड होते हैं। कितने अमीनो एसिड है, टोटल अपने पास में 20 एमिनो एसिड है। अब इस 20 में से कितने अपने पास में 10 तो है असेंशियल और 10 होते हैं अपने पास में नॉन असेंशियल। 10 तो हो गए आवश्यक एमिनो अम्ल और 10 हो गए अपने पास में अनावश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक को आपको याद करना है, अनावश्यक को आपको याद नहीं करना है। आवश्यक को मैंने आपके आवश्यक एमिनो अम्ल जितने भी थे मैंने आपको बता दिए थे लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो आप इसका क्या आंसर करोगे, इसका आपके आंसर होगा ए। 20 एमिनो एसिड रिक्वायर्ड होते हैं, किसके लिए, रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत ही बढ़िया। चलिए
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर करिए अभी। ये है आपके सामने एक आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन। अगर आप लोग एम्स, RUHS, RAK, PGI-MER, KGMU, ABBMU या फिर BCEC, PNST या फिर ऑल स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो और आप किसी ऑफलाइन कोचिंग की तलाश में हो, तो आपके अपने JNC गुरुकुल में 4 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। 4 अप्रैल से JNC का आपके ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। इसका जो ड्यूरेशन टाइम है 4 महीने रहेगा। टाइमिंग इसकी 1 से 7 बजे रहेगी आपके, और आपकी जो फीस है ये आपके 30,000 रहेगी। अगर इस ऑफलाइन बैच के रिगार्डिंग आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो 9636032691 पर। क्या है नंबर? 9636032691 पर कॉल करके इसके रिगार्डिंग ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। और अगर आप ये ऑफलाइन बैच ज्वाइन नहीं कर सकते, आप चाहते हो आपको कोई ऑनलाइन बैच मिल जाए जिसमें एज इट इज ऑफलाइन के जैसी प्रिपरेशन हो, इस प्रकार का अगर कुछ हो, तो आप क्या करना है, आपको ये वाला ऑनलाइन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। ये वाला ऑनलाइन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन बैच आपका लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा। मतलब जो इस वाले बैच में यहाँ पर क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा, आपको बैच में यहाँ पर एकदम वही चीजें देखने को मिलेगी। लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है। अगर आप ऑफलाइन आने में असमर्थ हो तो बिल्कुल आपके लिए ये वाला बैच है जो बेनिफिशियल होएगा। यहाँ पर सेम एज इट इज जो टाइमिंग है क्लास का 1 से 7 बजे रहेगा। ड्यूरेशन इसका भी 4 महीने का है, और इसकी जो फीस है यहाँ पर आपके लिए अफोर्डेबल फीस है, आप इजीली इसको पे कर सकते हो। 4,899 रुपए इसकी आपके फीस रहेगी ऑनलाइन वाले की। और अगर इस ऐप से रिलेटेड आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो अगेन आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो 9636032691 नंबर पर कॉल करके आप इस वाले बैचेस के बारे में, इस वाले कोर्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ये आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक एमिनो एसिड? निम्नलिखित में से कौन सा एक सारीय अमीनो अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सारीय अमीनो अम्ल है? ये है आपके सामने ऑप्शंस, लाइसिन, प्रोलीन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड। कौन सा बेसिक एमिनो एसिड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक एमिनो एसिड? लाइसिन है, प्रोलीन है, एलेनिन है या फिर एस्पार्टिक एसिड है? जल्दी से आंसर करिए सभी बच्चे, कौन सा आपके पास में सारी प्रकृति का है? देखो हमने बात की थी, अगर आपको पता है, अगर इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को देखें, अपने पास में क्या होता है एमिनो एसिड में? एक NH2 ग्रुप होता है, एक आपके पास में COH ग्रुप होता है, इस प्रकार से, ठीक है। एक आपके पास में R ग्रुप होता है और एक आपके पास में हाइड्रोजन होता है। अब जो आपका ये R ग्रुप है ना, इस R ग्रुप की जगह अलग अलग एल्काइली ग्रुप आकर क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखो, अगर आपके पास में इस NH2 के अलावा एक और एक्स्ट्रा NH2 हो, अगर कहीं पर एक के अलावा एक से ज्यादा कहीं पर आपको NH2 ग्रुप दिखे तो वो कैसा होगा? आपका बेसिक नेचर का होगा। और अगर आपको एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखे तो वो कैसा होगा? आपका एसिडिक एमिनो एसिड होगा। तो देखो सबसे पहले आप एलिमिनेट करोगे डी वाले को। डी वाले के पीछे लिख रखा है एस्पार्टिक एसिड। नाम से ही आपको पता चल रहा है एस्पार्टिक का मतलब, एस्पार्टिक एसिड का मतलब क्या है? एसिड नाम से पीछे लिख रखा है, इसका मतलब है ये कैसा होगा? आपका एसिडिक एमिनो एसिड होगा। ठीक है, अब देखो एलिनिन और जो आपके पास में प्रोलीन है, ये बेचारे इन दोनों के पास में एक होता है NH2 ग्रुप और एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक NH2 ग्रुप और एक COH ग्रुप। इसी प्रकार एलिनिन के पास में क्या होता है? एक NH2 ग्रुप होता है और एक COH ग्रुप होता है। ये हो गया। उसके बाद में जो आपके पास में लाइसिन दे रखा है, लाइसिन में क्या होता है? एक से ज्यादा NH2 ग्रुप होते हैं। अब एक से ज्यादा NH2 ग्रुप होने की वजह से ये कैसा होता है? लाइसिन आपका एक प्रकार से बेसिक एमिनो एसिड है। लाइसिन इज बेसिक एमिनो एसिड। यहाँ पर इसके पास में एक से ज्यादा NH2 ग्रुप होने की वजह से इसका आपके ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। A is the right answer for this question. Lysine is a basic amino acid. ठीक है, बाकी ये दोनों आपके न्यूट्रल, ये आपका एसिडिक। लाइसिन कैसा है? लाइसिन है बेसिक, और प्रोलीन और एलेनिन कैसे है? न्यूट्रल, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? उदासीन अमीनो अम्ल।
दोनों में एक एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड और एमिनो एसिड है। उसके बाद में लास्ट में आपको ये जो दे रखा है ये होता है आपका एसिडिक एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, आपने सही बताया होगा, लाइसिन इसका आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से इसी एक्साइटमेंट के साथ में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत 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 ज्यादा इजी क्वेश्चन है। एसिडिक एमिनो एसिड कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक एमिनो एसिड? इससे इजी तो क्वेश्चन आपका हो ही नहीं सकता। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल ऐसा है जिसकी प्रकृति एसिडिक है? ऑप्शन ए ग्लाइसिन, ऑप्शन बी वैलिन, ऑप्शन सी ल्यूसीन और ऑप्शन डी है ग्लूटामिक एसिड। कौन सा एमिनो एसिड एसिडिक है? क्या आपका ग्लाइसिन एसिडिक है, वैलिन एसिडिक है, ल्यूसीन एसिडिक है या फिर ग्लूटामिक एसिडिक है? कौन सा एमिनो एसिड एसिडिक है? तो देखो आपको नाम से पता चल रहा है ना, ग्लूटामिक के पीछे क्या आ रहा है? एसिड आ रहा है ना। ग्लूटामिक के पीछे एसिड आ रहा है मतलब इसमें क्या है? एक्स्ट्रा आपके पास में यहाँ इस वाले में एक्स्ट्रा सीओएच ग्रुप होगा। एक्स्ट्रा सीओएच ग्रुप होने की वजह से ये आपका एक्स्ट्रा सीओ ग्रुप होने की वजह से ग्लूटामिक एसिड एसिडिक एमिनो एसिड होगा। डी आंसर आपका इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। डी इज द राइट। ये है आपके सामने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ज्यूटर आयन से रिलेटेड है। सभी बच्चे ध्यान से पढ़कर इस वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे और मुझे इसका पता है 100 में से 90 बच्चे इस वाले क्वेश्चन को गलत आंसर देंगे। इस वाले क्वेश्चन का अगर आपने इस वाले क्वेश्चन को सही से आंसर दे दिया, इसका मतलब आपकी केमिस्ट्री पर थोड़ी क्या बहुत अच्छी पकड़ है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए सभी बच्चे। क्या है क्वेश्चन? एमिनो एसिड जनरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन। एमिनो एसिड क्या करता है? जनरली ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आपको क्या बताना है? दिस मींस दे कंटेन, इसका मतलब क्या है? वो क्या रखते हैं? एमिनो एसिड आमतौर पर ज्विटर आयन के रूप में मौजूद होते हैं। इसका आपको मतलब बताना है, इसका मतलब क्या है? बेसिक क्या यहाँ पर आपका बेसिक NH2 ग्रुप होता है और एसिडिक COH ग्रुप होता है। उसके बाद में ऑप्शन बी में आपको क्या दे रखा है? द बेसिक NH3 एंड एसिडिक CO- ग्रुप, या फिर ऑप्शन सी में आपको दे रखा है बेसिक तो NH2 ग्रुप होता है और एसिडिक H+ ग्रुप होता है, या डी में आपको दे रखा है CO- ग्रुप एंड NH3 ग्रुप। कि CO- तो आपका एसिडिक होगा और सॉरी बेसिक होगा और एसिडिक आपका NH3 ग्रुप होगा। जल्दी से आंसर करिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका। एक बार सोचिए आप लोग, सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले आप किसी एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर बनाओगे, उसके बाद में आपको पता करना है। सबसे पहले आपका ये कार्बन हो गया, कार्बन के अलावा यहाँ पर 2 COH ग्रुप, ये आपका COH ग्रुप, यहाँ पर आपका NH2 ग्रुप, ये आपका NH2 ग्रुप, यहाँ पर क्या है NH2 ग्रुप के बाद में यहाँ पर आपका एक R ग्रुप, यहाँ पर आपका H ग्रुप। ठीक है, ये आपने सिंपलेस्ट किसी एमिनो एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर बना दी। अब आपको क्या करना है? एमिनो एसिड जनरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन। अब इसको आपको ज्विटर आयन में कन्वर्ट करके बताना है। ज्विटर आयन का मतलब क्या है? यहाँ पर ये चार्जेस में एग्जिस्ट करेगा, चार्जेस आएंगे, दोनों के पास में क्या होगा? चार्जेस आएंगे। जो आपका एमिनो ग्रुप है और जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इन दोनों के ऊपर चार्जेस आकर ये क्या करेगा? चार्जेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। अब देखो, अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना आप लोग, इसका करेक्ट आंसर दीजिए अगर आपको पता है तो, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से समझ लीजिए। देखो यहाँ आपको पता है ना, ये क्या है? NH2, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक। अगर ये इस वाली फॉर्म में है, अगर ये न्यूट्रल फॉर्म में है, यहाँ पर इस वाली फॉर्म में है, पहले आप ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन में क्या दे रखा है? पहले में आपको दे रखा है बेसिक NH2, दूसरे में दे रखा है एसिडिक COH। अब देखो पहला ऑप्शन आप कैसे एलिमिनेट करोगे? हमने पहली ही बात की है, ज्विटर आयन आपको दे रखा है, तो ज्विटर आयन वही होगा जिसके ऊपर क्या होगा? चार्जेस होंगे। अब इस वाले ऑप्शन को आप देखते ही एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये नेचुरली दे रखा है, कोई भी यहाँ पर इस ज्विटर की फॉर्म में नहीं दे रखा है। बेसिक और ये COH बिल्कुल ये सही है, यहाँ पर ये बेसिक कैटेगरी का, ये बेसिक नेचर का है और ये आपका एसिडिक नेचर का है, लेकिन क्या नहीं है? यहाँ पर इनके ऊपर चार्जेस नहीं है, ज्विटर आयन की फॉर्म में ये नहीं है, तो आपका ये गलत हो गया।
उसके बाद में आपको दे रखा है द बेसिक NH3 प्लस, बेसिक NH3 प्लस, यहाँ पर सारे नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है, ठीक है। ग्रुप एंड एसिडिक CO माइनस ग्रुप, यहाँ पर बेसिक तो आपका NH2 है, NH3 प्लस है और एसिडिक CO माइनस है। उसके बाद में सी में आपको दे रखा है NH2 बेसिक और एसिडिक H प्लस, ये भी आपका गलत हो गया। एसिडिक तो H प्लस को दे रखा है, मतलब COH को तो पूरा गायब ही कर दिया। उसके बाद में ये आपको दे रखा है, दो ऑप्शन में आपको चूज करने हैं, एक में तो दे रखा है आपको बेसिक CO माइनस और एसिडिक NH3, और इसमें आपको बेसिक NH3 और एसिडिक। तो देखो इसका आप कैसे करोगे, यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा थर्म इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, आपने 11th क्लास का एक चैप्टर था आपका इक्विलिब्रियम, या फिर जिसे हम कह सकते हैं साम्य अवस्था वाला चैप्टर था, वहां पर आपको कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस वाला कंसेप्ट था। यहाँ पर आपका ये एसिड क्या बेस न्यूट्रल फॉर्म में किसकी कौन सी फॉर्म है, बेस की फॉर्म है, सारे की अवस्था में है। अब देखो, अब जब ये आपका जैसे ही क्या करेगा, यहाँ से H प्लस डोनेट कर देगा, यहाँ से जब ये जैसे ही H प्लस डोनेट कर देगा, सॉरी यहाँ से H प्लस क्या डोनेट करेगा, ये तो अपने पास में क्या है, बेस है ना, बेस क्या करते हैं H प्लस को ग्रहण करते हैं, ये आपका एसिड है, एसिड क्या करेगा H प्लस यहाँ से डोनेट कर देगा, H प्लस डोनेट करके किस में कन्वर्ट होगा, CO माइनस में कन्वर्ट हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए और यहाँ से H प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब ये किस में आ गया, अब यहाँ पर ये जो आपका H प्लस है, बेस क्या करते हैं, बेस आपके H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं, NH2 था, अब इसके पास में जैसे ही H प्लस आया तो यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो गया, NH3 प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये NH3 प्लस हो गया और यहाँ पर आपका ये COO माइनस हो गया। अब देखो ये आपकी ज्यूटर फॉर्म वाली जो है, ज्यूटर फॉर्म एक्चुअल में ये होती है जहां पर इसके ऊपर चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, यहाँ से आपका COH का यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगा और यह हाइड्रोजन आकर आपका इस NH2 ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर जो यहाँ आपको पहचानना है किसका नेचर एसिडिक है और किसका नेचर बेसिक है, इस वाले में तो आपको दे रखा है बेसिक इसका और इस वाले में बेसिक दे रखा है आपको ये, तो आपको याद रखना है। अब इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर सकता है, आपको एक्चुअली में पता होना चाहिए। एसिड क्या होते हैं, एसिड के पास में इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होती है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब देखो अमोनियम, यहाँ के पास में अमोनियम भी नहीं है, NH3 प्लस जो आपको दे रखा है ये क्या है, एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से एसिडिक हो गया। और जो आपके पास में CO माइनस है, ये कैसा है, CO माइनस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी है, ये खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये आपका बेसिक प्रकृति का होगा। तो आपकी डी आंसर इसका करेक्ट है। देखने में कंफ्यूजिंग लग रहा है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, CO माइनस कैसे मतलब बेसिक प्रकृति का हो सकता है, ये तो एसिडिक होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर इसके ऊपर वाला चार्ज भी देखना है कि चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकता है, मतलब एसिडिक होगा, मतलब सॉरी बेसिक होगा। समझ में आया आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन, बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। एक बार ये आपने स्ट्रक्चर लिख दी, उसके बाद में ज्यूटर फॉर्म दे रखा है, ज्यूटर का मतलब ही आपको याद रखना है चार्जेस होंगे उसके पास में। अब चार्जेस होंगे तो कुछ ना कुछ उसमें चार्जेस, इलेक्ट्रॉनों का मतलब आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज होगा, प्रोटॉन्स का एक्सचेंज होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा। अब उसके बाद में जो फॉर्म बनेगी ना आपके पास में, जैसे कि कार्बोक्सिलिक H प्लस डोनेट करेगा, एसिड का नेचर H प्लस डोनेट करने का होता है, बेस का नेचर H प्लस को ग्रहण करने का होता है। अब एसिड ने जब H प्लस डोनेट कर दिया, अब वो एसिड नहीं रहा, एसिड कब था, जब तक उसने H प्लस डोनेट नहीं किया था, जैसे ही उसने H प्लस त्याग दिया अब वो कॉन्जुगेटेड बेस में कन्वर्ट हो गया, ये कंसेप्ट होता है। एक्चुअल में क्या होता है, बेस कब तक बेस है, जब तक उसने H प्लस नहीं लिया है, जैसे ही वो H प्लस ले लेगा उसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इस बात का आप सभी को पता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होती है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी वाला आपके पास में बेस होता है, ना कि एसिड होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर डी जाएगा, डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, ये आपके सामने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। विच कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन डाइपोलर स्ट्रक्चर, द्विध्रुवीय ज्यूटर आयन संरचना में कौन सा यौगिक मौजूद हो सकता है, बताइए। द्विध्रुवीय ज्यूटर आयन संरचना में कौन सा यौगिक मौजूद हो सकता है, आपको बताना है। सबसे पहले आपको ये जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से आपको चूज करना है कौन सा एक एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर है, कौन सी स्ट्रक्चर एमिनो एसिड की है। अगर आपने ये पता कर लिया एमिनो एसिड कौन सा है तो आप इजीली यहाँ पर बता सकते हो, इजीली आप यहाँ पर बता सकते हो कि कौन सा ज्यूटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है एमिनो एसिड ही अपने पास में क्या करते हैं, एमिनो एसिड ही अपने पास में ज्यूटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे।
सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे इस वाले क्वेश्चन का। क्या आपका पहला वाला ऑप्शन जिसमें कि लिख रखा है C6H5CH2CH एंड डबल बॉन्ड CH2COH, क्या ये आपका ज्यूटराइन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है? क्या ये अमीनो एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर होती है? या बी में आपको दे रखा है CH3 का होल ट्वाइस CHCHNH2COH, क्या ये आपका एक प्रकार का अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है? या सी आपको दे रखा है C6H5CONH2CH, क्या ये आपका एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर है? या फिर डी में आपको क्या दे रखा है HCOC CH2CH2COCOH, ये आपका एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर है। तो आपको पता है एमिनो एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। कभी भी हमने नाइट्रोजन के साथ में कार्बन के डबल बॉन्ड को नहीं देखा, इसको एलिमिनेट करो। कभी भी हमने 2 डिग्री अमाइन को नहीं देखा, इसको एलिमिनेट करो। यहाँ पर दो कार्बोक्सिलिक जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी आपका एमिनो ग्रुप तो बेचारा है ही नहीं, इसको भी यहाँ पर एलिमिनेट करो। अब आपके पास में सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन बचा है और आपको अच्छी तरीके से पता है ज्यूटराइन की फॉर्म में कौन पाए जाते हैं। ज्यूटराइन की फॉर्म में एमिनो एसिड पाए जाते हैं। ज्यूटराइन की फॉर्म में एमिनो एसिड पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल ज्यूटराइन की फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर हम एमिनो एसिड की किसी एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर बनाए तो आपको पता है सेंट्रल कार्बन, यहाँ पर एक NH2 ग्रुप, यहाँ पर एक COH ग्रुप, इस प्रकार से ये आपका COH ग्रुप, यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका ये R1। अब देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर आपका रहा ये COH ग्रुप, ये रहा COH ग्रुप, उसके बाद में NH2 ग्रुप, ये रहा आपका NH2 ग्रुप, ये रहा NH2 ग्रुप, उसके बाद में एक हाइड्रोजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, उसके बाद में R ग्रुप, R का मतलब एल्काइल। अब एल्काइल यहाँ पर आपका कोई भी हो सकता है। यहाँ पर आपको कौन सा एल्काइल दे रखा है? यहाँ पर आपको ये वाला एल्काइल दे रखा है CH2 का होल ट्वाइस, इस प्रकार से आपको प्रोपेन दे रखा है, प्रोपिल दे रखा है, सॉरी प्रोपिल CH, यहाँ पर इसके ऊपर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3, ये पूरी इसकी स्ट्रक्चर है। R की जगह आपको ये चीज दे रखी है आइसोप्रोपिल, आपको R की जगह क्या दे रखा है? आइसोप्रोपिल दे रखा है। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड आपका ज्यूटराइन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। और इसका आपसे रीजन पूछे तो रीजन आपको क्या बताना है? रीजन आपको बताना है ये एक प्रकार का एमिनो एसिड है। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से जो आपका ये पार्ट है, कौन सा पार्ट है? एसिडिक पार्ट है। अब ये एसिड कब तक है? जब तक इसने एसिड H+ डोनेट नहीं किया है। एसिड क्या करते हैं? H+ को तो क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को ये एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेंगे और एसिड क्या करेंगे? एसिड मतलब इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके H+ को डोनेट कर देंगे। अब जैसे ही इसने H+ को दे दिया और ये जो COH- बना है, अब ये आपका एसिड नहीं रहकर क्या हो गया? अब इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी आ गई, अब इसके पास में पैसे आ गए बहुत ज्यादा, ये धनी हो गया, रिच हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गया। अब ये खुद को एसिड नहीं कहकर क्या कहेगा? अब ये खुद को बेस कहेगा। वो भी कैसा बेस? कॉन्जुगेटेड बेस, या फिर इसको हम संयुग्मित सार भी कह सकते हैं। कॉन्जुगेटेड बेस को संयुग्मित सार भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से जो इसका H+ इसने जो त्यागा था, अब इसका H+ कौन लेगा? ये बेसिक प्रकृति का है, ये बहुत ही दानवीर है, इसके पास में बहुत सारे मतलब पैसे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉनों को आपका यहाँ से H+ ले लेगा। H+ को जैसे ही इसने लेकर NH3+ में बन गया, इसने इतना ज्यादा दान कर दिया कि अब ये खुद कैसा हो गया? गरीब हो गया। अब ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गया, इसके खुद के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई। अब इसकी कमी आ गई तो अब इसको हम क्या कहेंगे? एसिडिक पार्ट कहेंगे। तो आपको याद रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन CO- तो बेसिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और NH3+ आपका एसिडिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये दोनों चीजें, ये दोनों टर्म बहुत कंफ्यूज करने वाली है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बहुत ही डिटेल में आपका इसको एक्सप्लेनेशन दिया है, ध्यान से समझ लेना कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। तो यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट आंसर जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्या डिमांड है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की? जल्दी से आंसर करिएगा। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर भी आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। ओनली अल्फा एमिनो एसिड आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन, क्या केवल अल्फा एमिनो एसिड ही प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से ऑब्टेन किए जा सकते हैं? अब देखो, ओनली अल्फा एमिनो एसिड आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस, इस वाली लाइन में, इस वाले स्टेटमेंट में आपके दो कंसेप्ट छुपे हुए हैं। दो कंसेप्ट छुपे हुए हैं, मैं आपको बताऊंगी। पहले आप सारे एक बारी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा,
उसके बाद में बी में आपको क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ना बी वाले को। बी में आपको दे रखा है द अमीनो एसिड विच आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर नोन एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जिनका सिंथेसिस बॉडी के अंदर होता है, क्या हम उसको नॉन एसेंशियल को क्या कह सकते हैं, अनावश्यक। क्या अनावश्यक अमीनो अम्लों की डेफिनेशन हमें सही दे रखी है। क्या अनावश्यक अमीनो एसिड हम उसको कहते हैं जिसका सिंथेसाइज क्या हो सकता है, जिसको सिंथेसाइज्ड किया जा सकता है बॉडी के अंदर, या फिर जिसका सिंथेसिस हो सकता है बॉडी के अंदर। क्या अपने पास में वो अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल होते हैं। उसके बाद में सी में आपको दे रखा है देयर आर 20 एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या यहाँ पर टोटल 20 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। या डी में आपको दे रखा है एल अमीनो एसिड आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द NH2 ग्रुप ऑन द लेफ्ट साइड। मतलब एल अमीनो एसिड जो अपने पास में होते हैं, एल कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं, क्या हम उनको NH2 ग्रुप को लेफ्ट साइड में रखते हैं। क्या ये बात सही है, इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन सही होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमने किसी अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर बनाई, अगर हमने यहाँ पर NH2 को लेफ्ट साइड में रखा, मतलब ये किसका है, एल फॉर्म है। और अगर हम इसको राइट में लिख दें मतलब इसको राइट में लिख देंगे तो क्या इसकी डी फॉर्म हो जाएगी। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। मैंने सारे स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अब आप लोग आंसर करोगे जल्दी से कौन सा इसमें से गलत है। मैंने पहले ऑप्शन के लिए कहा था स्पेशली, क्या ये आपका दो कंसेप्ट, इसके अंदर दो कंसेप्ट हैं। देखो एक बात हमने शायद डिस्कस नहीं की है, अपने आपको पता है मोनोमेरिक या फिर मोनोसैकेराइड या फिर कोई भी मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में मिलकर क्या बनाती है, डाई या फिर पॉलीमेरिक यूनिट पॉलीमर बना सकती है ना। जैसे कि प्रोटीन एक प्रकार का अपने पास में पॉलीमर है, बहुलक है, एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। अब देखो अगर प्रोटीन को वापस हमें कन्वर्ट करना है किसमें, अगर हमें प्रोटीन को वापस कन्वर्ट करना है एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड से इस प्रकार से प्रोटीन बनेगा, ये एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड, यहाँ से प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से ये प्रोटीन बना आपका। अब ये प्रोटीन अगर प्रोटीन को अगर हमें एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, अगर प्रोटीन को हमें एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना है तो हमें इसका जल अपघटन या फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा। जल अपघटन या फिर इसका क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस इसको करवाना पड़ेगा। ये इसका हाइड्रोलाइसिस जब होगा, अब इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलाइसिस इसका हो गया। अब हम इसको कहेंगे यहाँ पर से क्या हो सकता है, एक प्रकार से प्रोटीन कन्वर्ट हो सकता है, इसका अपघटन लाइसिस हो सकता है। प्रोटीन कन्वर्ट एमिनो एसिड में कब होगा, जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। अब याद रखना आप, यहाँ पर एक बात आती है अल्फा और बीटा की। अल्फा और बीटा की हम जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे वो यही है। आपको याद रखना है एमिनो एसिड कौन से होते हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, केवल और केवल अल्फा एमिनो एसिड ही प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो हम जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे ना तो हमें अल्फा यूनिट ही मिलेगी, दूसरी यूनिट नहीं मिलेगी। ओनली अल्फा यूनिट्स या फिर अल्फा एमिनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से केवल हमें अल्फा यूनिट्स ही मिलेगी। ये वाली स्टेटमेंट आपकी सही है, क्योंकि प्रोटीन आपके केवल और केवल अल्फा एमिनो एसिड से ही मिलकर बने हुए होते हैं, तो हमें अल्फा एमिनो एसिड का ही फॉर्मेशन मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन को देखो, the amino acid which are synthesized in the body are known as non-essential amino acid। ये वाला भी आपका बिल्कुल सही है। अनावश्यक का जो आपको यहाँ पर दे रखा है ना, अनावश्यक कौन होते हैं, हमने बात की थी, इसको भी हमने डिस्कस किया था। आपके पास में दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक तो होता है असेंशियल और एक होता है नॉन असेंशियल। एक कौन सा है, असेंशियल प्रोटीन, और एक आपके पास में होता है नॉन असेंशियल प्रोटीन। तो नॉन असेंशियल वाले का सिंथेसाइज कहाँ हो जाता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर हो जाता है। टोटल 20 प्रोटीन होते हैं, 20 में से टोटल 20 एमिनो एसिड होते हैं, तो 20 में से 10 आपके असेंशियल एमिनो एसिड और 10 आपके नॉन असेंशियल एमिनो एसिड। और बॉडी में फॉर्मेशन नॉन असेंशियल का हो सकता है और असेंशियल का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर नहीं हो सकता है। उसको हमें आउटर सोर्सेज से क्या करना पड़ता है, बॉडी में हमें इसको लेना पड़ता है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला भी सही दे रखा है, ये ऑप्शन भी आपका सही है। अब देखो यहाँ सी वाले को ध्यान से देखो, देयर आर 20 एसेंशियल एमिनो एसिड्स। यहाँ पर टोटल अपने पास में क्या 20 एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि टोटल अपने पास में 20 एमिनो एसिड होते हैं, इसमें से 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। टोटल एमिनो एसिड कितने हैं,
टोटल 10 एमिनो एसिड है। टोटल कितने हैं? 20 है। 20 में से तो 10 असेंशियल है और 10 कैसे हैं? नॉन असेंशियल है। और आपको यहाँ पर दे रखा है टोटल 20 असेंशियल होते हैं, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है और इसका आपको क्या करना है? चयन करना था। गलत कौन सा है? तो गलत आपका सी वाला गलत हो गया। समझ में आया आप लोगों को? और ये वाला देखो, ये आपको बिल्कुल सही दे रखा है। अगर हम क्या करें, NH2 को लेफ्ट साइड में रखें। NH2 को कहाँ रखें? अगर किसी प्रोटीन का हमें नोमेनक्लेचर करना है, उसका रिप्रेजेंटेशन करना है, और अगर हम NH2 ग्रुप को कौन से साइड में रख रहे हैं? अगर हम NH2 को रख रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो हम उसको एल एमिनो एसिड कहेंगे। एल एमिनो एसिड कहेंगे। और अगर हम उसको राइट साइड में रख रहे हैं तो उसको हम डी एमिनो एसिड कहेंगे। तो मतलब एक प्रकार से NH2 ग्रुप पर डिपेंड करता है नोमेनक्लेचर या फिर रिप्रेजेंटेशन किसका? एमिनो एसिड का रिप्रेजेंटेशन NH2 ग्रुप पर निर्भर करता है। तो आपका सी आंसर इसके लिए गलत हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चले आगे वाले क्वेश्चन पर। अगर आपको कोई डाउट लगे तो कल आप पूछ लीजिएगा। आज आपकी ये प्रीमियर क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। कल आप पूछ लीजिएगा। कल मैं आपके साथ में लाइव आऊंगी। अगर आपको यहाँ से कोई डाउट लगे, कोई समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। मैं आपको कल वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। आज आप यहाँ से इस सीरीज को देखते जाइए, समझते जाइए। आपके पास में जो डाउट है उसको नोट डाउन कर लीजिए। कल हम उस डाउट को डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, यहाँ पर चीजें समझनी है, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना है। क्या एक्सप्लेनेशन हो रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा कंटेंट रखता है ये आपका। RUHS में तो स्पेशली ये बहुत ज्यादा कंटेंट रखेगा। आप देखोगे, एग्जाम दोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, बायोमोलिक्यूल अपना लास्ट चैप्टर होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मतलब ऐसे छोड़ते हैं कि छोड़कर चले जाते हैं। इससे क्या पता आएगा भी या नहीं आएगा, लास्ट है और थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड है, क्या पता अपनी केमिस्ट्री में पूछे या नहीं पूछे। तो यहाँ से आपको स्किप नहीं करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, और इसका पोर्शन भी ज्यादा होता है। फिलहाल क्या है आपके सामने क्वेश्चन, इसको देखिए। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड आर हायर देन द कोरस्पॉन्डिंग हेलो एसिड बिकॉज ऑफ। अब देखो किसके साथ में कंपैरिजन किया गया है, मेल्टिंग पॉइंट का गलनांक का कंपैरिजन किया गया है हेलो एसिड। हेलो एसिड कौन होता है आपके पास में, हेलोजन वाले, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ये आपके पास में हेलो एसिड होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमाइड, हाइड्रोआयोडाइड, इस प्रकार से ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये आपके हेलो एसिड हो गए। अब आपको इसका कंपैरिजन करना है एमिनो एसिड के साथ में। आपको बताना है एमिनो एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है। एक आपके पास में होता है मेल्टिंग पॉइंट और एक आपके पास में होता है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, दोनों, पहली बात तो क्या है, दोनों है टेम्परेचर। अपने पास में दोनों होते हैं टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर सॉलिड किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, आपका लिक्विड का फॉर्मेशन हो रखा होता है, लिक्विड आपका कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है किसमें, गैस में या फिर वेपर में। अगर लिक्विड, गैस या वेपर में आपका होना स्टार्ट हो जाए कन्वर्ट, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर क्या हो, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, वो तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर सॉलिड किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना है किस किस के बीच में, अल्फा एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का, और उसके साथ में किसका, एमिनो एसिड के साथ में आपको हेलो एसिड के बीच में कंपैरिजन करना है। किसका गलनांक ज्यादा होता है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इस प्रकार से। तो आपको पता होना चाहिए जो अपने पास में यहाँ पर ये है अल्फा वाला, एमिनो एसिड, यहाँ पर इसका रीजन ज्यादा होने का आपके पास में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। इन ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है ऐसा क्यों होता है। पहले ऑप्शन में आपको दे रखा है एमिनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्विटराइन रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग डाइपोल अट्रैक्शन। एक्चुअल में जो अपने पास में एमिनो एसिड होते हैं वो एग्जिस्ट किस फॉर्म में करते हैं, एमिनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्विटराइंस रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग डाइपोल अट्रैक्शन। मतलब ये ज्विटराइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं,
उसकी वजह से क्या होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का मतलब जो उसमें पोल्स क्रिएट होंगे, चार्जेस क्रिएट होंगे, उन चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होने की वजह से हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा लिक्विड को किसमें सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या यहाँ पर हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और इसका रीजन क्या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। क्या ये वाला स्टेटमेंट सही है इस वाले क्वेश्चन के लिए, या बी में आपको दे रखा है एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, क्या ऑप्टिकली एक्टिविटी यहाँ पर अफेक्ट करेगी मेल्टिंग पॉइंट को, ये ऑप्शन सही है। या फिर सी आपको दे रखा है ड्यू टू हायर मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH2 ग्रुप, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एमिनो एसिड इज हायर। किसका मॉलिक्यूलर मास, ड्यू टू हायर मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH2, NH2 के हायर मॉलिक्यूलर मास की वजह से एमिनो एसिड आपके हायर होते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है। या ऑप्शन डी आपके सामने लास्ट में है द इंटरैक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल देन हेलो एसिड एंड हैव साल्ट लाइक स्ट्रक्चर, क्या यहाँ पर इसकी साल्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में क्या इंटरेक्शन करते हैं। जल्दी से करेक्ट आंसर दीजिए सभी बच्चे, क्या इसका करेक्ट रीजन होगा, ऐसा क्यों होता है। अल्फा मतलब अमीनो एसिड का मेल्टिंग पॉइंट हेलो एसिड से ज्यादा होने का रीजन इनमें से कौन सा है, जल्दी से सभी बच्चे देंगे आंसर इसका। आप देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा डाइपोल मोमेंटम। डाइपोल मोमेंटम आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। फिजिक्स में इसके न्यूमेरिकल से क्वेश्चन बनते हैं आपके, केमिस्ट्री में थोड़ा सा अट्रैक्शन से रिलेटेड है आपका डाइपोल मोमेंटम। फिजिक्स में जैसे कि आप देखते हो इसका क्या कहते हो, जैसे कि कोई दो चार्जेस होते हैं, ऐसा कुछ होता है ना, बहुत ही मतलब छोटे छोटे दो चार्जेस होते हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, जैसे कि माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज। अब यहाँ पर मान लो इन दोनों के बीच की दूरी है, यहाँ से ये ए है और यहाँ से ये ए है। अब देख लो इसके बीच की दूरी मान लो 2a है, a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब हम डाइपोल मोमेंटम किसे कहेंगे, म्यू किसे कहेंगे, इन दोनों में से किसी एक चार्जेस का मतलब रिजल्ट, इस दोनों में से किसी भी एक चार्जेस का रिजल्ट ले लिया, उसके बाद में इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार से डाइपोल मोमेंटम कहते हैं। Q इंटू 2D डाइपोल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, और इसका जो मात्रक है, इसकी जो यूनिट है डी होती है, इस प्रकार से आपको यूज करते हो। तो सेम इसके जैसे ही यहाँ पर हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, जिस प्रकार फिजिक्स में डाइपोल मोमेंटम का मतलब चार्जेस से होता है, इसका मतलब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं चार्जेस अफेक्ट करेंगे। चार्जेस की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, अपोजिट चार्जेस से क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। मैंने पहले ही बात आपको बता रखी है, कौन सी बात बता रखी है आपको, कि जो एक्चुअल में अपने पास में होते हैं, कौन, जो अपने पास में ये मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या एक प्रकार का टेम्परेचर है। अब अगर इसका हायर होने का मतलब क्या है, हायर होने का मतलब है मुश्किल हो रही है, किसमें मुश्किल हो रही है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने में मुश्किल हो रही है, इसको ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर देंगे तभी आपका सॉलिड वाला है जो लिक्विड वाले में कन्वर्ट हो पाएगा, इसका मतलब ये होता है। तो अब देखो, जैसे ही चार्जेस क्रिएट होंगे, जैसे ही अमीनो एसिड ज्यूटेराइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो जाएगा। इस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड है वो और मजबूत हो जाएगा। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। मतलब टेम्परेचर कौन है आपका, मेल्टिंग पॉइंट एज टेम्परेचर वाली टर्म है, तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये आंसर इस वाले क्वेश्चन का आपके करेक्ट हो जाएगा, ये इज द राइट। समझ में आया आप लोगों को ये आंसर यहाँ पर क्यों आया, ये आंसर आने का रीजन क्या है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। हमने पहले ही ज्यूटेराइन के बारे में बात कर की है, चार्जेस आपको जैसे ही ज्यूटेराइन दिखे उसका मतलब होता है चार्जेस की फॉर्म। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आपको जल्दी जल्दी से आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आपका गलत कथन है। प्रोटीन्स आर पॉलीएमाइड्स फॉर्म्ड फ्रॉम एमिनो एसिड, क्या आपके प्रोटीन पॉलीएमाइड होते हैं जिसका की फॉर्मेशन एमिनो एसिड से होता है। उसके बाद में एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर एमिनो एसिड शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ग्लाइसिन के अलावा क्या बाकी सारे एमिनो एसिड ऑप्टिकल एक्टिविटी को प्रदर्शित करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, प्रकाशिक सक्रियता शो करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, प्रकाशिक सक्रियता। और उसके बाद में सी में दे रखा है नेचुरल प्रोटीन्स आर कॉमनली मेड अप ऑफ एल आइसोमर ऑफ एमिनो एसिड, क्या नेचुरली तरीके से जो अपने पास में
प्राकृतिक रूप से अपने पास में जो प्रोटीन्स मिलते हैं, क्या उनका जो अपने पास में आइसोमर होता है अमीनो एसिड, क्या वो एल आइसोमर होते हैं, एल आइसोमर से कॉमनली बने हुए होते हैं, या डी है आपके सामने इन अमीनो एसिड NH2 एंड COH ग्रुप आर अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम। क्या एक अमीनो एसिड में NH2 और उसके साथ में COH ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के ऊपर अटैच होते हैं? गलत स्टेटमेंट का आपको चयन करना है। जल्दी से सभी बच्चे इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। पहले वाले को ध्यान से पढ़ो। प्रोटीन्स आर पॉलीएमाइड्स फॉर्म्ड फ्रॉम एमिनो एसिड। क्या प्रोटीन पॉलीएमाइड है और क्या इसका फॉर्मेशन, क्या ये पॉलीएमाइड है और क्या इसका फॉर्मेशन आपके किससे होता है? एमिनो एसिड से होता है। क्या ये बात सही है? उसके बाद में दूसरे को देखो, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, इतने सारे टोटल अपने पास में कितने 20 एमिनो एसिड है। क्या 20 में से 19 टोटल 19 एमिनो एसिड क्या आपके ऑप्टिकल एक्टिव है? सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर, ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी वाले क्या सारे प्रकाशिक समायोजकता को प्रदर्शित करते हैं, प्रकाशिक सक्रिय है। उसके बाद में इसको देखो, क्या आपके पास में नेचुरल प्रोटीन होती है, क्या वो एल आइसोमर की होती है एमिनो एसिड के, या इसको देखो ध्यान से। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा है और बहुत इजीली आप आंसर, गलत आंसर को मतलब सही को पहचानो या नहीं पहचानो, लेकिन गलत को तो पहचान ही सकते हो। ये लास्ट वाला स्टेटमेंट देखो, साफ साफ लिख रखा है, इन अमीनो एसिड NH2 एंड COH ग्रुप आर अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन। कितना गलत कथन है ना, एकदम गलत बात लिख रखी है। क्या बोल रहा है ये, यहाँ पर बोल रहा है कि NH2 एक अपने पास में जो अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर होती है उसमें आपका NH2 और COH ग्रुप दोनों डिफरेंट डिफरेंट कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सरासर गलत बात लिख रखी है ना यहाँ पर, क्योंकि अपने पास में जो एक्चुअल में एमिनो एसिड होता है जिसकी कि हमने काफी बार स्ट्रक्चर भी बना दी है, आपको पता है। यहाँ पर इस वाले एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक कार्बन होता है सेंटर में, एक अपने पास में कार्बन ये हो गया, और इस कार्बन के पास में एक तो होता है NH2 ग्रुप, NH2 हो गया ये बेसिक नेचर का, एक अपने पास में COH ग्रुप होता है, ये आपका COH ग्रुप हो गया। उसके बाद में एक आपका R ग्रुप होता है और एक आपका H ग्रुप होता है। अब देखो ये अपने पास में ये मतलब बेसिक स्ट्रक्चर होती है, जनरल स्ट्रक्चर। अब इन दोनों में COH के साथ में NH2 दोनों एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से ये और इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, ये अल्काइल ग्रुप चेंज हो सकता है, अल्काइल ग्रुप आपका अलग अलग हो सकता है, ये ग्रुप आपका अलग अलग हो सकता है। अलग अलग अल्काइल ग्रुप से अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है। और हमने क्या कहा, ग्लाइसिन हमारा सबसे सिंपलेस्ट, सबसे सरलतम अमीनो अम्ल अपना कौन सा होता है, ग्लाइसिन होता है। यहाँ पर इसके अल्काइल ग्रुप की जगह कौन पाया जाता है, अल्काइल ग्रुप की जगह आपके यहाँ पर हाइड्रोजन पाया जाएगा। अब हाइड्रोजन है तो यहाँ पर क्या है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि ये कैसा है, अकायरल है। अगर आपको कायरलिटी और अकायरलिटी का पता नहीं है तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको या इसका आइडिया दे दूं, आपके रिवीजन हो जाएगा। देखो किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए जो अपने पास में पहली शर्त पहली कंडीशन होती है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जो अपने पास में पहली कंडीशन होती है उसको कायरल होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। उस वाले कंपाउंड को कैसा होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। अब कायरल का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जिसकी चारों सब्स्टिट्यूएंट, ऐसा कार्बन या फिर ऐसा सेंटर। देखो कार्बन भी कायरल हो सकता है और कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी कायरल हो सकता है, तो आप कार्बन कायरल और आपको कायरल सेंटर और कार्बन कायरल मॉलिक्यूल में कंफ्यूजन नहीं होना है। कार्बन के साथ में कोई मॉलिक्यूल भी कायरल हो सकता है, आपको सिर्फ कायरल कार्बन का ही माइंड में नहीं रखना है कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही कायरल हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी कायरल हो सकता है। आपको मैं इसका भी एग्जांपल दूंगी, कोई वस्तु भी कायरल हो सकती है कार्बन के अलावा। अब देखो कायरल का मतलब होता है जैसे कि आपका ये वाला कार्बन है ना, अब इससे जो जितने भी प्रतिस्थापी जुड़े होंगे ना, जैसे ये वाला प्रतिस्थापी, ये वाला प्रतिस्थापी, अब ये सारे डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे कि मैं इसकी नंबरिंग करूं, यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर, ये चारों प्रतिस्थापी अलग अलग होंगे। और देखो ग्लाइसिन की तभी कोई मतलब अगर चारों अलग अलग है तभी कोई ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। अब आप वापस देखो ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर को याद करो एक बार, आप लोग ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर को याद करोगे ना तो ग्लाइसिन में हमने क्या देखा था,
ग्लाइसिन में हमने देखा था दो हाइड्रोजन सेम है, एक तो NH2 है ठीक है, ये वाला NH2 है ठीक है, ये वाला COH है ठीक है, ये वाला NH2 है C ठीक है, लेकिन ये वाला H और ये वाला H ये दोनों कैसे हैं आपके, ये दोनों सेम सेम है और ये सेम होने का रीजन क्या है, ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कायरल सेंटर नहीं है। और इसके अलावा ग्लाइसिन के अलावा बाकी जो भी आपके अमीनो एसिड होंगे वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि वहां पर H के अलावा यहाँ पर H तो होगा सब में कॉमन और R आपका अलग अलग होगा, एल्काइल ग्रुप आपका अलग अलग होगा, तो इस वजह से सारे ऑप्टिकल एक्टिविटी को प्रदर्शित करेंगे। ये भी आपका सही हो गया। उसके बाद में ये ऑप्शन तो आपको बिल्कुल सही दिख रहा है, प्रोटीन्स आर पॉलीएमाइड्स फॉर्म्ड फ्रॉम एमिनो एसिड, एकदम करेक्ट आंसर है। किससे बने हुए होते हैं प्रोटीन, प्रोटीन बने हुए होते हैं आपके एमिनो एसिड के, एमिनो एसिड के प्रोटीन होते हैं और यहाँ पर आपको इसको पॉलीएमाइड एक प्रकार की फॉर्म होती है। और आपसे पूछे कोई कि प्रोटीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, क्या कहोगे, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। प्रोटीन के बीच में कौन सा होता है, पेप्टाइड। सैकेराइड का पूछ ले आपको तो सैकेराइड के बीच में कौन सा होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। बहुत ही बढ़िया, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको हमने डिस्कस कर रखा है। अगर आप सेशन के स्टार्टिंग से जुड़े हुए हो, मैंने एक एक चीज को, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया है। अब इसका आंसर आप सभी लोग करोगे। इसका आंसर क्या होगा, प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ, प्रोटीन आपके किससे मिलकर बने हुए होते हैं। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, प्रोटीन किससे मिलकर बने हुए होते हैं। ये है आपके सामने ऑप्शंस। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है अल्फा एमिनो एसिड, दूसरा आपको दे रखा है बीटा एमिनो एसिड, तीसरा आपको दे रखा है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और चौथा आपको दे रखा है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। पहला क्या है अल्फा, क्या प्रोटीन किसके संघनन से बनते हैं, किसका पॉलीमर है, क्या अल्फा अमीनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन को बनाएंगे या आपके बीटा अमीनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन को बनाएंगे या आपके अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन को बनाएंगे या आपके बीटा हाइड्रोक्सी एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें इस वाले क्वेश्चन का, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत 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 इजी क्वेश्चन है। अल्फा बीटा, अल्फा हाइड्रोक्सी या फिर बीटा हाइड्रोक्सी। देखो दो ऑप्शन को तो मुझे पता है आप बहुत इजी तरीके से एलिमिनेट कर दोगे, कहीं पर भी आपका हाइड्रोक्सी है जो इन्वॉल्व नहीं हुआ है। हमने इतना देखा इसके बारे में, इतने सारे एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर्स देखी, इतनी बार हमने एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर बनाई, कहीं पर भी हमें हाइड्रोक्सी ग्रुप देखने को नहीं मिला है। हमें हाइड्रोक्सी ग्रुप देखने को नहीं मिला है। हमें मिला है तो क्या मिला है, एक तो अमीनो एसिड मिला है, मतलब सॉरी एमिनो ग्रुप देखने को मिला है, हाइड्रोक्सी तो कहीं पर भी नहीं मिला है। दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब बात आती है अल्फा होगा या फिर बीटा होगा। अब आपको अगर पता है तो हमने एक हाइड्रोलाइसिस पढ़ा था, हाइड्रोलाइसिस किसका, प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस पढ़ा था पिछले कुछ क्वेश्चन में, कि अगर हम प्रोटीन का क्या करवाएं, हाइड्रोलाइसिस करवाएं। प्रोटीन का आप अगर करवाओ जल अपघटन, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, जल अपघटन को हाइड्रोलाइसिस भी कह सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस करवाओ तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन हमने एक डिस्कस किया था, तो आप सभी का आंसर था अल्फा एमिनो एसिड मिलेंगे। क्या मिलेंगे हमें, अल्फा एमिनो एसिड मिलेंगे। आप देखो अल्फा एमिनो एसिड मिलने का रीजन क्या है, अल्फा एमिनो एसिड मिलने का रीजन है कि जो आपका ये कंडेंसेशन हुआ, प्रोटीन का जो संघनन हुआ, यहाँ पर क्या है, ये संघनन हुई तो हो रहा है, ये दोनों, ये सारी मोनोमेरिक यूनिट्स, अल्फा एमिनो एसिड की मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में कंबाइंड होकर, आपस में जुड़कर प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रही है। और अगर प्रोटीन को अपघटित करवाया जाए, तो अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए तो हमें वापस से अल्फा यूनिट्स मिल रही है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये किससे मिलकर बना हुआ है, आपका अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है प्रोटीन। किसका संघनन है, अल्फा एमिनो एसिड का संघनन है। आपको इसको याद कर लेना है, एक तरीके से रट लेना है। बीटा आपके माइंड में नहीं आना चाहिए,
सिर्फ और सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड ही आपके प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। और संघनन होता है, एक तो होता है योगात्मक योग और एक होता है संघनन। संघनन का मतलब क्या है, जैसे ही आपके ये एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल का आपस में क्या हो सकता है। संघनन वर्ड का मतलब समझिए, पहले तो आपको संघनन कंडेंसेशन वर्ड का मतलब समझना है। एक तो होता है योग और एक होता है संघनन। तो संघनन में क्या होता है, जब कोई किसी का योग करते हैं ना, जैसे कि हमने ए प्लस बी को योग करके क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, ठीक है। और अगर सॉरी ये योग हो गया, और अगर हमें संघनन को देखना है, संघनन में क्या होता है, थोड़े छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे किसी दो रिएक्टेंट का हमने एडिशन करवाना है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपका रिलीज हो सकता है, अमोनिया रिलीज हो सकता है, हाइड्रोक्सी रिलीज हो सकता है, H2 रिलीज हो सकता है। ऐसे इस प्रकार से छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, रिलीज हो सकते हैं। इसी प्रकार एमिनो एसिड में भी आप जब एमिनो एसिड की भी मोनोमेरिक यूनिट्स को जोड़कर आप प्रोटीन का सिंथेसाइज करोगे तो यहाँ से छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, बाहर निकल कर कंडेंसेशन होकर उनका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो आपको याद क्या रखना है, अल्फा एमिनो एसिड अपने पास में एक प्रकार से प्रोटीन का संघनन करते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का सेशन के लास्ट तक बने रहने के लिए। आज आपका ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर है जो एक तरीके से हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अब आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम थोड़ी सी फिजिकल केमिस्ट्री को है जो आपकी स्टार्ट कर देंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपके पीवाईक्यू पूछे जा चुके हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो सॉल्यूशन चैप्टर आपका रहेगा नेक्स्ट वाला। सॉल्यूशन से रिलेटेड रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका आरयूएचएस हो, चाहे आपका एम्स हो, चाहे आपका जिपमर हो, चाहे आपका नीट हो, कोई भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जिसमें पीवाईक्यू पूछे जा चुके हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ में जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं, इस बार आपके 2024 में पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम जिसकी संभावना है, उन वाले क्वेश्चन को भी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप एक बार क्या करें, इस वाले जो अपने पास में नेक्स्ट सेशन होगा जिसमें हम सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, आप खुद से थ्योरी पढ़ कर आओगे, उसके फॉर्मूलाज पढ़ के आओगे, सारे जो लॉज हैं, राउल्ट का नियम है, हेनरी का नियम है, इस प्रकार से ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी पढ़ कर आओगे, फिर यहाँ पर आंसर करोगे तो आप लोगों का खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अच्छी प्रैक्टिस होगी आप सभी की, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, थैंक यू। हेलो, रिकॉर्डिंग